नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पटना से गोरखपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्टेशन के आसपास असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया है, जिससे ट्रेन का शीशा टूट गया है। गनीमत रही कि हमले वाली जगह पर कोई यात्री नहीं बैठा था, वरना कोई घायल हो सकता था। घटना की जानकारी जब आरपीएफ को मिली तो मामले की जांच शुरू की गई। अविनेश और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनेश, चूंकि फिर से एक बार वंदे भारत को निशाना बनाया गया है, क्या इन शरारती तत्वों की पहचान हो पाई है? आरपीएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, आरपीएफ पहचान करने में जुटी है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर पत्थरबाजों ने पत्थर चलाया है असामाजिक तत्वों ने। और वैसी स्थिति में ये पहली घटना नहीं है। इस रूट में जो वंदे भारत जो पटना से गोरखपुर तक चलती है, कई बार इस तरह के हमले हुए हैं। और एक बार फिर असामाजिक तत्वों द्वारा सुगौली स्टेशन के आसपास में पत्थर चलाया, जिसमें C4 जो बोगी है वो उसका शीशा क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। और आरपीएफ को जब इसकी जानकारी मिली तो आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, लगातार वंदे भारत ट्रेन को निशाना असामाजिक तत्व बना रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। आरपीएफ ने कई लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो रेलवे के लिए भी चिंता का विषय है। वैसी स्थिति में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है, शीशा जरूर टूटा है। C4 जो बोगी है उसका शीशा टूटा है। और आरपीएफ असामाजिक तत्वों को पहचान करने में जुटी है, क्योंकि ये सुगौली के आसपास की घटना है। और वैसी स्थिति में आरपीएफ के जवान और तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं इसकी जांच में जुट गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनेश तमाम जानकारी के लिए। तो पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां आयुर्वेदिक फैक्ट्री में आग लग गई। देर रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों के सामान जलकर राख हो चुके थे। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको आयुर्वेदिक जो ये गोदाम बताया जा रहा है, जिसमें आग लगी और लाखों का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। नुकसान का आकलन भी इस वक्त किया जाता हुआ कि ये नुकसान कितना हुआ है। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम जांच में इस वक्त जुटी हुई है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि संभवतः ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां रामगढ़वा प्रखंड के ऊंची भटिया गांव में नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से तिलावे नदी का तटबंध टूट गया है। करीब 40 फीट तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया है। ऊंची भाटिया, सौखाना भाटिया और मंगलपुर, साथ ही खुगनी समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलें डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही तटबंध की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन पानी के भारी दबाव की वजह से तटबंध टूट गया। प्रशासन ने मौके का जायजा लिया है, जबकि ग्रामीण खुद राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। टूटल हो अच्छा, ई जोन बात बगल में ना तू टूटल पहले। अच्छा, ये बताइए कि वो पानी तो उतर बहुत ज्यादा, पानी तो लागत नहीं है, आगे बहुत समुद्र नदी बन गया है वहाँ, तो नदी बन गया है। धार बना लिया इसको, पूरा धार बना लिया। इसमें किसी लड़का को दूसरा को देखिए ना, डुबाव पानी बह रहा है। डुबाव पानी है। पहले 30 फीट पानी। अच्छा, गहरा गहिरा। अच्छा, पर बांस के था ना लगे। हाँ। तो भाई बनाई बा। और आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक, बांकीपुर उपचुनाव के बाद ये बैठक पहली बार हो रही है। और आज शाम 5 बजे का वक्त जब ये मीटिंग होती हुई नजर आएगी। सभी विभाग के मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में आपको दिखेगी। कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मोहर लगने की बात कही जा रही है। तो सम्राट कैबिनेट की एक और बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे होने वाली है। और ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक है जो होने जा रही है। तो सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और मानकर चला जा रहा है
कि जब ये कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल किए जाएंगे जिन पर मोहर लगती नजर आएगी, जो लोगों के जन कल्याण से और बिहार के विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस लिहाज से सम्राट कैबिनेट की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, आज की इस कैबिनेट की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हो सकते हैं, किस तरह की चर्चा? देखिए, कैबिनेट की बैठक है, महत्वपूर्ण एजेंडा बाहर नहीं आता है, लेकिन जाहिर तौर पे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हो रही। जाहिर तौर पे कई ऐसे फैसले, महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हो, और खासकर बिहार के विकास के साथ साथ आम लोगों को कैसे राहत मिले, इसे लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद ये पहली बैठक हो रही है कैबिनेट की, शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे बैठक है, तो जैसे पर इस पर निगाहें जाएंगी। ऐसे अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लगातार सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट के बैठक में करते रहे, लेकिन चूंकि बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद ये पहली बैठक हो रही है, तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ हो और जनता के विकास के लिए उठाया गया हो। और आपको कुछ दिन पहले ही पता होगा कि जब जो सैटेलाइट टाउनशिप बन रहा था, उसमें जो जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा लिया गया था। यानी कि आम लोगों को जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वैसे फैसले लेने की पूरी उम्मीद है। और खासकर बिहार का विकास तेज गति से कैसे हो, बिहार में निवेश कैसे आए, कई विभागों में बहाली की भी बातें आ रही हैं, रोजगार के भी सृजन हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैसले किए जाते, खासकर युवाओं को भी ध्यान में रखकर भी फैसले किए जा सकते हैं, ताकि जो बांकीपुर उपचुनाव परिणाम आया उसके बाद परिस्थितियों में और बदलाव। और जाहिर तौर पे इस चुनावी हार के बाद एनडीए ने भी सबक ली है और उसकी पूरी कोशिश है कि ऐसे फैसले किए जाए जिससे सीधे जनता का सरोकार और जनता को उसका फायदा मिल सके। तो नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी कि शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी, तो इस बैठक में कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे जनता को सीधा फायदा हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस जानकारी के लिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस परिणाम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, तो इसे समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार के सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। क्योंकि 1994 में लवली आनंद ने जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर तब प्रचारित किया गया, जबकि 1 साल बाद ही 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। जबकि साल 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, इनमें 13 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई थी। पर अगले ही साल यानी 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश की अगुवाई में एनडीए को रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली, पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं, गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी। अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी।
दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं, जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो चुका है, पर सियासत थम नहीं रही। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के गढ़ में पीके की जीत बीजेपी के लिए बड़ी हार है। हालांकि उन्होंने आरजेडी की हार की समीक्षा की बात भी कही, पर उनकी पार्टी के नेता आरजेडी की हार के लिए उनके अगल बगल बैठने वालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी में असंतोष और बढ़ गया है। पार्टी के नेता इस हार के लिए तेजस्वी यादव के अगल बगल बैठने वाले लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए ऐसे लोगों को तत्काल बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी ने कहा कि संगठन की कमजोरी और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है, और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए। बांकीपुर की हार से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं में हताशा है। संगठन की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हार आरजेडी की नहीं बल्कि बीजेपी की है। और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। बिहार में सालों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल एक नई पार्टी की एंट्री के बाद अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए। ये आरजेडी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के नेता घर में भेदी होने का आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप न तो पहली बार लगा है, न ही किसी एक नेता ने लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि अपनी पार्टी के नेताओं के इशारे को तेजस्वी यादव कितनी गंभीरता से लेते हैं, और आने वाले समय में आरजेडी में कोई संगठनात्मक बदलाव होता भी है या नहीं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर नीतीश और पीएम मोदी के बीच क्या बात हुई, देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरें बेहद खास हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। पीएम मोदी और नीतीश पूरे गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें हैं दिल्ली के संसद भवन की। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ तस्वीर में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली में पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांकीपुर चुनाव परिणाम पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बांकीपुर में मिली अप्रत्याशित हार के बाद दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान सियासी हालात पर विचार विमर्श किया। साथ ही बिहार के विकास, गठबंधन, बेहतर समन्वय पर बिहार को लेकर आगे के रोड मैप पर भी दोनों नेताओं की बात हुई। खास बात यह है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में आए हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी अनौपचारिक मुलाकात थी। अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कटसी कॉल था।
और कटसी कॉल के लिए गए। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुआ? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी से बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात और मीटिंग इस मायने में बेहद अहम है कि ये मुलाकात बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के तुरंत बाद हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए बिहार से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। पानी पीर पराई जाने नहीं, पानी जीवन भी देता है और जब कहर बनकर टूट पड़े तो सब कुछ छीन भी लेता है। जरा सोचिए, जिस सड़क पर कल तक चहल पहल थी वहां रातों रात ये सड़क गायब हो जाए। खेतों में लहलहाती हरी भरी फसलें एक झटके में जल समाधि ले लें तो क्या बीतेगी उस किसान पर। रक्सौल, भेलाही, घोड़ासहन नहर के पास हुई इस तबाही ने न सिर्फ 2 जिलों पूर्वी और पश्चिम चंपारण का संपर्क काट दिया बल्कि सैकड़ों किसानों के सपनों का गला भी घोंट दिया है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पानी किसी झरने या बांध से नहीं आ रहा है, ये पानी एक नहर से आ रहा है और इसकी प्रवाह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही घंटों में डामर से बनी सड़क के 2 फाड़ हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि समुद्र के इस पार भगवान राम और उस पार रावण की लंका। मतलब जो सड़क के इस तरफ है वो उस पार नहीं जा सकता और जो उस पार है वो इस पार नहीं आ सकता। अब जरूरत है राम सेतु यानी पुल की, दोबारा सड़क की, जिससे लोगों की आवाजाही सामान्य हो सके। ये तस्वीरें सिर्फ एक सड़क के टूटने की नहीं, ये उस लापरवाही की कहानी है जो हर साल बाढ़ आने पर बेनकाब होती है। रक्सौल, भेलाड़ी, घोड़ासहन नहर की सड़क पानी के बढ़ते दबाव को नहीं झेल सकी और देखते ही देखते सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सबसे पहले तो सिंचाई विभाग के जो भी इस पर जो गार्ड चाहे बेड खड़ते हैं, सबसे उनकी लापरवाही है जिससे जब पहले से एक बेड तो टूटा नहीं होगा। इस लापरवाही के कारण सिंचाई विभाग के चाहे एसडीओ के कारण चाहे स्कूटी के कारण गलती से आज सर्विस रोड टूट गया, आज हजारों लोग का रास्ता बंद हो गया। घटना जय मंगलपुर के पास की है, जहां नहर ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। जिस मिट्टी ने सोना उगाने का सपना देखा था वहां अब सिर्फ पानी का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। करीब 200 बीघा में लगी धान और मक्के की फसल पल भर में जलमग्न हो गई। हर विभाग से आग्रह बा कि जल्द से जल्द के बनवाई और किसान के बहुत नुकसान बा ज्यादा पानी आयला से, वही से नहर विभाग से आग्रह बा कि थोड़ा बनवाई जल्दी से जल्दी किसान के थोड़ा राहत मिली और सरकार से बा ये विनती बा कि जितना किसान के नुकसान भइल बा ओकर क्षतिपूर्ति देवे। सड़क तो शायद फिर से जुड़ जाएगी, प्रशासन मरम्मत भी करा देगा, लेकिन उन किसानों के टूटे हुए भरोसे को कौन जोड़ेगा जिनकी किस्मत का पानी इस टूटी हुई नहर से बह निकला है। सवाल बड़ा है और जवाब इन डूबते खेतों की खामोशी में दफन है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सड़कें टूटती हैं, हर साल फसलें डूबती हैं और हर साल वही सवाल उठता है, आखिर कब तक। फिलहाल सड़क टूटी है, संपर्क टूटा है और किसानों के सपने भी टूट गए हैं। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर है कि राहत पहुंचेगी या नहीं। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से है, जहां भर्री पंचायत में अवैध संबंध में महिला और नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई है। पिटाई के बाद महिला से कान पकड़कर उठक बैठक करवाया गया, फिर महिला से थूक चटवाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए तालिबानी सजा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आपको शर्मसार कर देगी। तालिबानी सजा का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में अवैध संबंध में भीड़ ने एक महिला और नाबालिग युवक को ऐसी सजा दी जिस पर सवाल उठने लगे।
कानून को हाथ में लेते हुए लोगों ने पहले महिला और नाबालिग युवक की पिटाई की, फिर महिला से कान पकड़कर उठक बैठक के बाद थूक भी चटवाया। दरअसल बलिया के जौनपुर मोहल्ले में एक महिला और युवक को लोगों ने घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, फिर पंचायत लगाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। महिला को सरेआम थूक चटवाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। अगर कोई अपराध महिला किया, इसके लिए कानून है, कानून अपना सजा देता, लेकिन ये पंचायत लगा करके ये एक तरह का प्रताड़ना है। और इस प्रताड़ना पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रताड़ित करने वाले जो भी उस पंचायत में शामिल हैं, इस मामले में संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई किया जाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तत्काल एक्शन में आई। महिला के साथ अमानवीय व्यवहार के बाद पुलिस ने आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संजय यादव काफी रसूखदार परिवार से संबंध रखता है, इसी वजह से उसने महिला की पिटाई के बाद उससे थूक चटवाने का काम किया था। बताया ये भी जा रहा है कि संजय यादव का पहले से ही इस महिला के साथ अवैध संबंध रहा है। महिला ने भी संजय यादव पर जोर जबरदस्ती कर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया है। बलिया पुलिस ने संजय यादव पर बलात्कार की धारा के साथ साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर भीड़ को सजा का हक किसने दिया? भीड़ ने कानून अपने हाथ में कैसे ले लिया? क्या अपराध के बाद लोग खुद सजा मुकर्रर करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात निगम सफाई कर्मियों की, जिनकी हड़ताल छठे दिन भी चलती हुई नजर आ रही है। पटना मेयर ने कर्मचारी संघ के साथ बैठक की। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ ये बैठक और 3 सूत्री मांग को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक होने वाली है और आज की इस बैठक में अहम फैसला मानकर चला जा रहा है कि इस पूरे हड़ताल को लेकर हो सकता है। 3 सूत्री मांग को लेकर चर्चा इससे पहले भी की गई है और आज की सशक्त स्थायी समिति की बैठक पर सबकी निगाहें होंगी। और आज 7वां दिन इस हड़ताल का और इस हड़ताल को लेकर अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और अब मानकर चला जा रहा है कि आज की इस बैठक में संभवतः इनकी मांगों को लेकर कोई फैसला होगा और यह हड़ताल खत्म होगा, क्योंकि साफ सफाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। गंदगी का अंबार चारों तरफ नजर आ रहा है और इसीलिए आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ ये चर्चा, जिस पर अब देखना होगा कि क्या इनकी हड़ताल खत्म हो पाती है या ये हड़ताल अभी खिंचती है। और इस बीच बड़ी खबर वैशाली से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की हिरासत से एक कैदी सदर अस्पताल से फरार हो गया है। फरार कैदी का नाम अर्जुन कुमार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया था। यह भी बताया जा रहा है कि फरार कैदी नाबालिग है, जो बिदुपुर का रहने वाला है, जिसे आज जेल भेजने से पहले मेडिकल जांच के लिए पुलिस लेकर सदर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया। खबर बगहा से, जहां रामनगर में दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर 6 लाख रुपए की लूट की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई। घटना रामनगर के भावल जाने वाले मुख्य सड़क पर इमली हलवा टोला और खारवनिया टोला के बीच हुई। दरअसल भावल गांव निवासी निर्भय कुमार सिंह स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं। निर्भय स्टेट बैंक से करीब 6 लाख रुपए निकालकर अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए हथियार बंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए इनके पास मौजूद 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बंद करके हम अपना पैसा लेकर बैग में लैपटॉप और क्या उसमें अपना कुछ कागज पत्र था लेकर हम अपने घर जा रहे थे। तो भावल और रामनगर के बीच में ही हमारा 3 आदमी था, बाइक से पिस्टल दिखाकर हमारा लूट लिया। कितना रुपया? पैसे मोटा मोटी वही 6 लाख के आसपास में। और क्या लगे सर? और लैपटॉप है
बैंक का कुछ कागजात है उसमें, पासबुक वगैरह, मोबाइल है, गाड़ी का चाबी है। वो कितनी संख्या में थे? 3 के संख्या में थे। आपका नाम? और न्यूज़ 18 बिहार